गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे पाचन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने पाचन में क्या क्या पढ़ लिया था कि मुख गुहा में पाचन पढ़ लिया था। ठीक है, आमाशय में और ग्रहणी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्षुद्रांतर या फिर छोटी आंत में पाचन। तो देखो, जो छोटी आंत होती है उसमें क्या होता है कि जितना भी भोजन या फिर जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका संपूर्ण रूप से पाचन हमारी छोटी आंत के अंदर ही होता है। ठीक है, मतलब कि जब छोटी आंत में पाचन हो गया उसके बाद में जो खाद्य पदार्थ है या फिर जो भी पाचन जो भी पदार्थ है जो छोटी आंत में पाचन के बाद बड़ी आंत में जाएगा, उसमें क्या है, केवल और केवल पोषक तत्व बचते हैं जो हमारी बड़ी आंत है वो क्या करती है कि उनको अवशोषित कर लेती है या फिर उनको ग्रहण कर लेती है और उसके बाद शरीर के सारे अंगों में उन पोषक पदार्थों को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन। ठीक है, तो हमने ग्रहणी में पाचन पढ़ लिया था। ठीक है, ग्रहणी में पाचन के बाद जो भी पदार्थ बचा था उसको हमने कहा था चाइल। ठीक है, तो वो चाइल क्या करता है, जैसे ही ग्रहणी के द्वारा क्षुद्रांतर में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ग्रहणी में कर्मांगुंचन गति होती है, उस गति के द्वारा वो क्या करता है, क्षुद्रांतर में या फिर छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो जैसे ही वो छोटी आंत में प्रवेश करता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारी ग्रहणी है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एंटेरोक्राइनिन। ठीक है, एंटेरोक्राइनिन एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है कि जब ग्रहणी द्वारा पचाया गया भोजन हमारी छोटी आंत में आया तो जो क्षुद्रांतर की दीवारें होगी उन दीवारों पे एक पाचक ग्रंथियां पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं लीबर कोहन की दरारें। ठीक है, ये इन पाचक ग्रंथियों को जो ये एंटेरोक्राइनिन एंजाइम है ये क्या करेगा, पाचक रस स्रावित करने के लिए इनको उत्प्रेरित करेगा। ठीक है, या फिर उत्तेजित करता है। ठीक है, तो जब ये ग्रंथियां पाचक एंजाइम स्रावित करती है तो उस पाचक एंजाइम को हम बोलते हैं अंतरीय रस। ठीक है, अब ये अंतरीय रस क्या होता है कि ये एक साफ पीले रंग का द्रव होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, क्षारीय होता है और इसका पीएच होता है 7.5 से लेकर 8। ठीक है, तो ग्रहणी में पाचन संपन्न हुआ। ठीक है, ग्रहणी में पाचन के बाद जैसे ही वो बचा हुआ भोजन को हम कहेंगे चाइल। ठीक है, तो वो चाइल क्या करेगा, जैसे ही छोटी आंत के अंदर आएगा ग्रहणी द्वारा एक एंजाइम स्रावित किया जाएगा जिसको बोलेंगे एंटेरोक्राइनिन। ये एंजाइम क्या करेगा कि जो छोटी आंत की दीवार पे जो पाचक ग्रंथियां पाई जाती है कौन सी, उनको बोलते हैं लीबर कोहन की दरारें। ठीक है, तो वो दरारें क्या करेगी, एक पाचक एंजाइम का स्राव करेगी और उस पाचक एंजाइम को हम बोलते हैं अंतरीय रस, क्योंकि वो हमारी छोटी आंत से स्रावित होता है इसलिए उसको अंतरीय रस भी बोलते हैं। अब ये जो अंतरीय रस है वो क्या है, एक साफ पीले रंग का द्रव होता है। ठीक है, जो कि क्षारीय होता है और उसका जो पीएच है वो होता है 7.5 से लेकर 8। अब हम पढ़ेगी कि जो ये अंतरीय रस है इसमें कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और वो कौन कौन से तत्वों को उनके कौन से सरल अणुओं के अंदर तोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला एंजाइम है इरेप्सिन एंजाइम। तो ये क्या करता है, बहुत सारे जो इरेप्सिन एंजाइम है वो क्या है, बहुत सारे पेप्टाइडेज एंजाइमों का एक समूह है। ठीक है, इरेप्सिन एक एंजाइम ना होके क्या है, बहुत सारे एंजाइमों का समूह है। इसके अंदर और विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो बढ़ते कौन कौन से, सबसे पहला अमीनो पेप्टिडेज। तो ये क्या करता है, जो ये इरेप्सिन है ये क्या करेंगे, जितने भी प्रोटीन से, ठीक है, हमारे खाद्य पदार्थों में जितने या फिर हमारे भोजन में जितने भी प्रोटीन्स थे उन सब प्रोटीनों का क्या है, अब सबसे मतलब उन सब प्रोटीनों का क्या है, लास्ट पाचन होता है। ठीक है, इसके बाद में ये क्या है, अपने सबसे सरल अणुओं के रूप में टूट जाते हैं और बाद में क्या है, इन सरल अणुओं को हमारी बड़ी आंत के दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखो पहला एंजाइम है इसमें अमीनो पेप्टिडेज। ये क्या करता है, जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, मतलब कि जो प्रोटीन का सबसे जटिल रूप होता है, उन सबको क्या करता है, अमीनो अम्लों के अंदर परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन का सबसे सरल रूप। ठीक है, अब दूसरा है ट्राईपेप्टिडेज एंजाइम। तो ये क्या करेगा, जितने भी ट्राईपेप्टाइड्स होंगे, ठीक है, मतलब कि जिनमें 3 प्रोटीन के अणु पाए जाएंगे, उन सभी ट्राईपेप्टाइड्स को ये क्या करेगा, अमीनो अम्लों के अंदर परिवर्तित करेगा। अगला इधर आएगा डाईपेप्टाइडेज या फिर डाईपेप्टिडेज। डाईपेप्टिडेज
पेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करेगा कि जितने भी डाइपेप्टाइड्स है, मतलब कि वो अणु जिनमें प्रोटीन के 2 अणु पाए जाएंगे, जितने भी वो अणु है उनको क्या करेगा, डाइपेप्टाइडेज अमीनो अम्लों के अंदर या फिर प्रोटीन के सबसे सरल रूप के अंदर परिवर्तित कर देगा, ठीक है। तो इरेप्सिन ये क्या है, बहुत सारे पेप्टिडेज एंजाइमों का समूह होता है, मतलब कि इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, अमीनोपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज। जो अमीनोपेप्टिडेज है वो क्या करेगा, जितने भी पॉलीपेप्टाइड अणु हैं, मतलब कि प्रोटीन के जितने भी पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि ऐसे अणु जिसमें जो प्रोटीन की संख्या है या फिर जो प्रोटीन के अणुओं की संख्या है वो क्या है, 4 से ज्यादा होगी। तो इतने जैसे भी अणु होंगे उनको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइडेज, ठीक है। तो इन सारे अणुओं को ये जो अमीनोपेप्टिडेज है ये क्या करेगा, अमीनो अम्लों के अंदर परिवर्तित कर देगा। अमीनो अम्ल क्या होता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। अमीनो अम्लों से मिलकर क्या है, प्रोटीन बनते हैं। अगला एंजाइम है ट्राइपेप्टिडेज। तो ये क्या करेगा, ट्राइपेप्टिडेजेस। तो ये क्या करेगा, जो भी ट्राइपेप्टाइडेज है, अब ट्राइपेप्टाइड्स कौन से होते हैं कि ऐसी संरचनाएं जिसके अंदर क्या है, प्रोटीन के 3 अणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्राइपेप्टाइडेज क्या करेगा, अमीनो अम्लों के अंदर परिवर्तित कर देगा, जो कि क्या है, प्रोटीन का सबसे सरल रूप है। अब अगला एंजाइम है डाइपेप्टिडेजेस। ये क्या करेगा, डाइपेप्टाइड्स को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करेगा। अब डाइपेप्टाइड कौन से होते हैं, ऐसे अणु जिसमें प्रोटीन के 2 अणु पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे संरचना जिसमें प्रोटीन के 2 अणु आपस में मिलकर आपस में विभिन्न बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड को, जो डाइपेप्टिडेज है वो क्या करेगा, अमीनो अम्लों के अंदर परिवर्तित कर देगा। ये तो हो गया प्रोटीन का पूर्ण पाचन, जो किसकी हेल्प से होता है, इरेप्सिन, जो क्या है, एंजाइमों का एक समूह है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा, जितने भी प्रोटीन है उनको उनके सरल से सरल अणु के रूप में या फिर उसकी छोटे से छोटे इकाई के रूप में तोड़ देगा, ठीक है। ये हो गया एक एंजाइम। अब है दूसरा एंजाइम जो है एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज को हमने किसमें पढ़ा था, आमाशय में भी पढ़ा था और ग्रहणी में। तो ये क्या करता है, जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन होता है वो क्या करता है, इस एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर चेंज हो जाता है, और फिर जो ये ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा, आगे जो प्रोटीन्स हैं उनका पाचन करता है, ठीक है। तो दूसरा एंजाइम एंटेरोकाइनेज, जो क्या करेगा, निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। अगला एंजाइम है आर्जिनेज, ठीक है। तो आर्जिनेज क्या करेगा, जो भी आर्जिनिन एमिनो अम्ल हो गए, ठीक है, प्रोटीन से हमने क्या बनाया, एमिनो अम्ल, ठीक है। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ। तो जो ये आर्जिनिन एमिनो अम्ल बना, ये आर्जिनेज की सहायता से या फिर आर्जिनेज एंजाइम इसको क्या करेगा, यूरिया में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। यूरिया क्या होती है, अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसको हम अपने शरीर से बाहर निकालते, ठीक है। तो आर्जिनेज एंजाइम क्या करेगा, जितने भी आर्जिनिन एमिनो अम्ल बने हैं, जो किससे बनेंगे, जब प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाएगा उससे, ठीक है। तो जितने भी आर्जिनिन एमिनो अम्ल है उनको जो आर्जिनेज एंजाइम है वो क्या करेगा, यूरिया के अंदर परिवर्तित कर देगा। अगला एंजाइम है माल्टेज, ठीक है। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज के 2 अणुओं में परिवर्तित कर देता है। अब माल्टोज क्या होता है, माल्टोज होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट के भी हमने जो 3 रूप पढ़े थे ना, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो उसमें से जो माल्टोज है वो क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो माल्टेज एंजाइम है वो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज कर देता है। तो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हो गया माल्टोज, उस पे होगी माल्टेज एंजाइम की क्रिया जिससे बनेगा मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, जो क्या है, ग्लूकोज। माल्टोज से बन जाएंगे ग्लूकोज के 2 अणु, ठीक है। उसके बाद में एंजाइम है सुक्रेज। तो सुक्रेज क्या करता है, जो सुक्रोज होता है या फिर जो सुक्रोज शुगर होती है उसको क्या करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। अब सुक्रोज भी क्या होता है, एक डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, इस डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड
दो कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जो कि कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उनके अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, अगला है लैक्टेज एंजाइम। तो लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा, जो भी हमारी लैक्टोज शर्करा होगी, ज्यादातर लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। ठीक है, तो अगला एंजाइम है लैक्टेज। तो लैक्टेज क्या करता है, जो लैक्टोज शुगर होती है उसको किसमें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर परिवर्तित करता है। अब जो लैक्टोज शुगर होती है, या फिर लैक्टोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। ठीक है, तो जो लैक्टोज है वो क्या होता है, दूध के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज एंजाइम क्रिया करेगा, तो उससे क्या होगा, जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला एंजाइम है लाइपेज। तो लाइपेज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो लाइपेज है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो वसाएं होती है या फिर जो फैट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उनका पाचन करता है। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, जो हमारी पाचीकृत वसाएं हैं, मतलब कि ऐसी वसाएं जिनका थोड़ा बहुत पाचन हो चुका है, उन वसाओं को ये क्या करेगा, वसा के सबसे सरल अणु वसा अम्लों और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ देगा। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वसाओं का पाचन करता है। ये क्या करेगा, पाचीकृत वसा के ऊपर क्रिया करेगा, जिससे क्या है, जो ये है वो वसीय अम्ल और ये ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाएंगे या फिर परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अगला एंजाइम है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करेगा कि जितने भी न्यूक्लिक अम्ल हमारी बॉडी के अंदर या फिर जितने भी खाने के द्वारा हमने ग्रहण किए हैं, उनको क्या करेगा, उनकी सरल अणु में न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड से छोटा अणु न्यूक्लियोसाइड, उसके अंदर चेंज कर देता है। कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियस। ये क्या करता है, न्यूक्लिक अम्लों पे क्रिया करता है, जिससे क्या होता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इनमें परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कि जितने भी पदार्थ थे या फिर जिन भी पदार्थों को क्या किया था, हमने खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किया था, उनका पाचन क्या होता है, छोटी आंत तक आते आते पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, छोटी आंत में पाचन पढ़ा। ठीक है, छोटी आंत में क्या आएगा, वो भोजन जिसका पाचन ग्रहणी के अंदर हो चुका है, जिसको हम क्या कहते हैं, चाइल। ठीक है, चाइल क्या करेगा, जैसे ही ग्रहणी के द्वारा छोटी आंत के अंदर आएगा, तो ग्रहणी द्वारा एक एंजाइम स्रावित किया जाता है, जिसको बोलते हैं एंटेरोग्राइनिन। अब ये एंजाइम क्या करेगा कि छोटी आंत की जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर पाई जाती है पाचक ग्रंथियां, जिनको हम कहते हैं लीबर कोहन की दरारें। ठीक है, इन पाचक ग्रंथियों को क्या करेगा, पाचक एंजाइम स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो अब जो ये पाचक एंजाइम स्रावित होंगे, उनको हम बोलते हैं आंतरीय रस। क्यों, क्योंकि ये क्या है, छोटी आंत द्वारा स्रावित हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ये आंतरीय रस है, ये क्या होता है, एक साफ पीले रंग का द्रव होता है, जो क्या होता है, क्षारीय है। इसका पीएच होता है 7.5 से 7.8। ठीक है, तो अब जो ये आंतरीय रस है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जो भी भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किया, उन सब पदार्थों को, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाएं और न्यूक्लिक अम्ल, उनको क्या करेगा, उनके छोटे से छोटे अणु के अंदर या फिर उनकी सरल से सरल संरचना के अंदर उनको तोड़ देता है, सरल से सरल यौगिक के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो भी भोजन हमने ग्रहण किया है उसका पाचन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा, ये क्या है, इरेप्सिन एक एंजाइम ना होके क्या है, बहुत सारे पेप्टाइडेज एंजाइमों का समूह होता है, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइडेज एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, अमीनो पेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज। तो जो अमीनो पेप्टिडेज है, ये क्या करेगा, जो भी पॉलीपेप्टाइड है या फिर पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन है, उसको क्या करेगा, अमीनो अम्लों के अंदर चेंज करेगा। जो ट्राइपेप्टिडेज है, ये क्या करेगा, जो ट्राइपेप्टाइड्स है, जिनमें क्या प्रोटीन के 3 अणु पाए जाते हैं, उनको भी अमीनो अम्ल में चेंज करेगा। और अगला है
डाईपेप्टाइडेज। ये क्या करेगा, जो डाईपेप्टाइड्स है मतलब कि जिसमें प्रोटीन के 2 अणु पाए जाते हैं, उनको भी क्या करेंगे, अमीनो अम्लों के अंदर चेंज कर देंगे। तो जो इरेप्सिन एंजाइम है या जो इरेप्सिन में एंजाइमों का समूह है वो क्या करेगा, जितने भी प्रोटीन्स हमें मतलब या फिर जितने भी प्रोटीन हमने ग्रहण किया है उनको क्या करेगा, उनके छोटे से रूप मतलब कि अमीनो अम्लों के रूप में तोड़ देगा। ठीक है, अगला एंजाइम है एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये क्या करता है, जो भी निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है उसको क्या करता है, ये एंजाइम अपनी क्रिया करता है निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन पे, और वो क्या फिर क्या होता है कि जो ट्रिप्सिनोजन है वो सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर चेंज हो जाता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो भी क्या होता है कि एक पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो ये एमिनो अम्ल इधर प्रोटीन के पाचन से बने हैं, उन एमिनो अम्लों में एक पाया जाता है आर्जिनिन एमिनो अम्ल। ठीक है, जब इस पे आर्जिनेज एंजाइम की अभिक्रिया होगी तो उससे बनेगा यूरिया, जो कि क्या होता है, एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाद में है माल्टेज एंजाइम। तो जो माल्टेज एंजाइम है वो क्या करेगा, जो माल्टोज है जो क्या है, एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इस डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज कर देगा, जिससे क्या बनेगा, 2 अणु बनेंगे ग्लूकोज के। ठीक है, अब अगला है सुक्रोज। सुक्रोज भी क्या है, एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो जब सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज एंजाइम की अभिक्रिया होगी तो ये इसको क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है, अगला है लैक्टोज। अगला एंजाइम है लैक्टेज, जो क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर चेंज करता है। उसके बाद आता है लाइपेज एंजाइम, जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वसाओं का पाचन करता है। तो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, जो पैसिकृत वसा है उसको क्या करेगा, वसा अम्लों में और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। उसके बाद जो लास्ट एंजाइम है वो आता है न्यूक्लियेज। तो न्यूक्लियेज क्या करता है, जो भी न्यूक्लिक अम्ल है उनको उनके सरल अणुओं मतलब कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, अब जितने भी खाद्य पदार्थ या फिर जो भी खाद्य पदार्थ हमने ग्रहण किया वो सबसे पहले कहाँ गया, हमारे मुख के अंदर, जहाँ पे दांतों द्वारा क्या है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। ठीक है, और उसमें लार मिलाएगी, लार में भी क्या बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। मुख के बाद वो जाता है मुख गुहा के अंदर, जहाँ पे उस पर बहुत सारे पाचक एंजाइमों की क्रिया होती है। उसके बाद वो जाता है ग्रसनी की मदद से अमाशय के अंदर, अमाशय के बाद ग्रहणी, और ग्रहणी के बाद जाएगा छोटी आंत में, जहाँ क्या होगा कि जो भी खाद्य पदार्थ हमने ग्रहण किया है उसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है, अब छोटी आंत के बाद में आती है बड़ी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत में क्या होता है कि जो मतलब मनुष्य है उनकी बड़ी आंत में क्या होता है कि जो भी पोषक पदार्थ हमने ग्रहण किए तो वो क्या होता है कि बाद में अपने सबसे सरल अणुओं में टूट जाते हैं, और उन सरल अणुओं को क्या है, हमारी जो बड़ी आंत होती है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और उसके बाद क्या है, शरीर की जो विभिन्न कोशिकाएं हैं, विभिन्न अंग उनके तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं, ठीक है, अब शाकाहारी जंतुओं में जो क्या होता है, बड़ी आंत होती है। ठीक है, उसका एक भाग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिक्कम। ठीक है, तो जो भी शाकाहारी जंतु होते हैं उनका जो उनमें जो बड़ी आंत पाई जाती है उनमें एक भाग होता है सिक्कम। ठीक है, अब सिक्कम में क्या होता है कि जो भी सेलुलोज, ठीक है, या फिर जो भी सेलुलोज के रूप में जो भी शर्कराएं हैं, जो भी शाकाहारी जो जंतु है वो ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है। ठीक है, लेकिन जो मनुष्य है उसमें क्या है, सेलुलोज का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें क्या है, सेलुलोज को पचाने के लिए कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता। ठीक है, सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो ही क्या है, सेलुलोज ग्रहण करते हैं। और सेलुलोज किस में पाया जाता है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है। अब अगर मतलब मान लो कि हम भी थोड़े बहुत जैसे सब्जियां वगैरह खाते हैं तो वो क्या पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो भी पदार्थ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उनको क्या है, हम पकाकर खाते हैं, जिसकी जब हम पकाते हैं तो जो ऊष्मा हम उस भोजन को देते हैं उसकी सहायता से क्या होता है कि जो सेलुलोज होती है वो क्या होती है, अपने सरल अणुओं के अंदर टूट जाती है। ठीक है, तो जब उसके सरल अणु है उनको हम पचाते हैं तो उनको पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके बड़ी आंत का जो भाग है विलम, वो क्या होता है, जो मांसाहारी जंतु हैं उनकी तुलना में बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें
उसको सेलुलोज का पाचन करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अब जो भी भोजन का पाचन हो गया, उस भोजन के जो पोषक पदार्थ हैं उनको हमारा शरीर कैसे ग्रहण करता है। ठीक है, कौन कौन से पोषक पदार्थ फिर पाए जाते हैं और उनको बाद में हमारे शरीर के हर एक अंग तक, हर एक कोशिका तक कैसे पहुंचाया जाता है, कैसे पहुंचाया जाता है। ठीक है।